ऑसिलेटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सबको ऑसिलेट करते हैं और इसके ऑसिलेशन से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मिलती हैं और ऑसिलेटेड करंट, ऑसिलेटेड ईएमएफ ये सब मिलते हैं। इसको हम लोग पहले कर चुके हैं जब हमने ये पढ़ा था पैरेलल एलसी सर्किट। कौन सा पैरेलल एलसी सर्किट? ये एक इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एलसी ऑसिलेशंस पैरेलल एलसी सर्किट में, और इसको यहां से हमने सप्लाई किया। यहां से जब हम इसको सप्लाई देते हैं द कैपेसिटर गेट्स चार्ज। ये कैपेसिटर के पास चार्ज आ जाएगा और यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा V। ओके, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा हमने कनेक्ट किया, ये चार्ज हुआ, ये चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चार्ज? बिकॉज इट इज ए इंडक्टर एंड इट गिव्स ए अपोजिट ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इसको अपोज किया, इसलिए ये चार्ज नहीं हुआ, पर कैपेसिटर चार्ज हो गया क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हो जाने के बाद में हमने इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब ये चार्जेस का क्या होगा? तो ये हमने स्टडी किया था। These charges will get, this capacitor will get discharged through this path, और यहां से ये करंट ऐसे जाएगी और उस समय यहां पर जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ये करंट कम होने लगेगी, चार्ज चला जाएगा, करंट कम होने लगेगी, उस समय इसकी एनर्जी इस कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगी क्योंकि वो करंट का कम होने से एक सीधा ईएमएफ बनाएगी, इसको चार्ज करेगी। इसके जो 8 स्टेप हैं वो हमने पढ़े। तो ये अभी प्लस माइनस है, थोड़ी देर में ये प्लस हो जाएंगे और ये वाले माइनस हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर में ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। ये चीज हमने पढ़ी है एलसी ऑसिलेशंस। इस एलसी ऑसिलेशंस के कारण अगर हम कहीं से भी आउटपुट निकालेंगे, यहां से अगर हमने आउटपुट लिया तो इस आउटपुट में वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस देखा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैसा दिखता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको इस तरह से मिलेगा। करंट को लेंगे तो वो भी ऐसी मिलेगी, प्लस माइनस, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा था, ये हमको मिलती है। और ये जो वेव हमको मिलती है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया जा रहा है या करंट दिखाई जा रही है, इसकी जो करंट आती है यहां से ऐसे करंट जाएगी, फिर ये करंट स्टॉप हो जाएगी, फिर उल्टी डायरेक्शन में करंट जाएगी इस प्लस से इस माइनस की तरफ, फिर स्टॉप हो जाएगी, फिर ऐसे करंट जाएगी, फिर ऐसे करंट जाएगी, और ये ऐसा हमको करंट का ग्राफ भी मिलेगा। तो अगर हम V का ग्राफ बनाएंगे, I का ग्राफ बनाएंगे, E का ग्राफ बनाएंगे, सब ग्राफ हमको ऐसे ही मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फुल, फिर उसके बाद कम होते होते 0, फिर उल्टी डायरेक्शन में फुल, फिर डायरेक्शन में 0। ऑल दीज आर नोन एज ऑसिलेशंस। ये जो ऑसिलेटेड वेव हमको मिलती है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में पढ़ा है, दैट दिस सर्किट वी यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर एंटीना लगा देंगे एंड इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। ये दो चीजें हम कर चुके हैं। अब उसके बाद तीसरा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमको जरूरत है, पर हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है उसमें एक एरर होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि इसे देखकर बताइए इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? यस, दिस इज नोन एज डैम्पिंग।
ये यहां पर ये वोल्टेज आती है 5 वोल्ट, थोड़े से ऑसिलेशन होते हैं और ये वोल्टेज हो जाती है 4 वोल्ट, फिर अगली बार ऑसिलेशन होता है, ये वोल्टेज हो जाती है 3 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फाइनली 0। इसी तरह से अगर हम करंट देखेंगे तो पहली बार करंट स्ट्रॉन्ग रहेगी, फिर उससे कम हो जाएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसे ही होगा। ये ऑसिलेशन के साथ हमारा प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी देर में ही ऑसिलेशन बंद हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं, हमको कंटिन्यूअस ये वेव की सपोर्ट चाहिए किसी भी काम के लिए। तो आगे हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे कि इसको हम कैरियर वेव में यूज करेंगे। तो ये जो हमको करंट चाहिए, यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको चाहिए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम नहीं होना चाहिए तो हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत ये है, इस तरह से हर बार इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज उठना चाहिए। कितना उठना चाहिए? फुल 5 वोल्ट। करंट इसकी हर बार फुल आनी चाहिए इधर से। उसके बाद जब कम होके उल्टी तरफ जाए तो भी फुल होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, 1,00,000 बार भी हो जाए तो भी इसकी वोल्टेज और करंट हर बार एक डायरेक्शन में भी उतनी होनी चाहिए और दूसरी डायरेक्शन में भी उतनी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमको दोनों डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर लिमिट तक करंट चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट तक वोल्टेज चाहिए। और यहां होता क्या है, पहली बार मिलता है, दूसरी बार कम, तीसरी बार कम, चौथी बार कम। ये क्यों ऐसा होता है? तो आंसर है, ऐसा इसलिए होता है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, इस कंडक्टर में जब वो चलते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। वो जो एनर्जी कंज्यूम होती है, इसके कारण इनका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। अगली बार इसकी करंट कम हो जाएगी। इट हैज टू डू सम वर्क। वो वर्क करने में इसकी एनर्जी खर्च होती है और एनर्जी से कौन रिलेटेड होता है? वोल्टेज। तो इसकी वोल्टेज हर बार डाउन होते चली जाती है। तो पहली बार एक बार ऐसा आया, कुछ एनर्जी खर्च हुई, ऐसा आया, फिर जब दूसरी बार ऐसा जाएगा तो एनर्जी उतनी इसके पास नहीं है, इसलिए उतना वोल्टेज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, उतने चार्जेस नहीं आएंगे। अब इसका हमारे पास क्या इलाज है? तो हमारे पास इसका इलाज है कि उसको एनर्जी दे दो, जो एनर्जी वो लूज कर रहा है। अगर वो एनर्जी हम उसको दे देंगे तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा जाएगा। लेकिन एनर्जी देना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्यों? इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एनर्जी देंगे किस डायरेक्शन में? तो आंसर है कि अगर हम इसको सपोर्ट करने के लिए अगर यहां पर ऐसे प्लस माइनस देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो इसने इसको एनर्जी दी, पर ये तो तुरंत इधर प्लस और इधर माइनस बन जाएगा उल्टा। हम उतनी जल्दी बैटरी तो नहीं बदलेंगे, तो हम ये जैसे ही ये प्लस और माइनस बनेगा, इसकी करंट और कम हो जाएगी। ये सर्किट इसको एक डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा पर दूसरी डायरेक्शन में नहीं करेगा। इसलिए हम इसको एक सिंपल बैटरी लगा के एनर्जी नहीं दे सकते। हमको एनर्जी कैसी देनी है इसको? जब ये ऐसे जा रहा है तो हम इसको ऐसी एनर्जी देना चाहते हैं, फिर जब करंट ऐसे जा रही है तो हम इसको ऐसे एनर्जी देना चाहते हैं, फिर ऐसे जा रहा है तो ऐसे एनर्जी देना चाहते हैं, फिर ये जा रहा है तो ऐसे एनर्जी देना चाहते हैं। और ये काम हम सेल से या बैटरी से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम तो पोलैरिटी एक साइड रखते हैं, इसलिए इसको प्लस की तरफ भी खींचना है, माइनस की तरफ भी खींचना है। ये दोनों काम एक सेल नहीं कर सकता। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि या तो आप इधर की वोल्टेज बढ़ा लीजिए या इधर की बढ़ा लीजिए, लेकिन ये 1 सेकंड में 1,00,000 बार ऐसे और 1,00,000 बार ऐसे हो जाता है, तो हम तो उतना चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये वाला सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, इनको ऐसा नहीं बना सकता है।
और हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि लगातार वेव जो है एक जैसे एम्पलीट्यूड की वेव्स हमको मिलती जाए। ये हमारा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रांजिस्टर से। प्रॉब्लम समझ में आया? क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा तो आपको टारगेट समझ में नहीं आएगा कि हम करना ही क्या चाहते हैं, राइट? तो हम ये चाहते हैं कि ये जो वोल्टेज बढ़ रही है या जो करंट बढ़ रही है, इस करंट को बढ़ते 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 कब तक बढ़ना चाहिए? जब तक एक पर्टिकुलर लिमिट ना आ जाए। उसके बाद कम होते 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 फिर इसको कब तक कम होना चाहिए? एक पर्टिकुलर लिमिट तक। और उसके बाद जब अगली बार बढ़ेगी तब भी उसको कितना बढ़ना है? पुरानी लिमिट तक। फिर अगली बार बढ़ेगी तब भी कहां बढ़ना है? पुरानी लिमिट तक। उस लिमिट तक हर बार इसको जाना चाहिए। और वैसे ही कम होते 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 उसको हर बार एक पर्टिकुलर लिमिट तक आना ही है निगेटिव में। तो निगेटिव में एक पर्टिकुलर लिमिट तक आएगी तभी उसके बाद वो फिर से दूसरी डायरेक्शन लेगी। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो दोनों तरफ उसको एक मैक्सिमम प्लस और मैक्सिमम माइनस चाहिए, उसके बाद ही उसको अगला साइकिल में आना चाहिए। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं ट्रांजिस्टर की और वो सर्किट बनाते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रांजिस्टर का इन प्रिंसिपल एक चीज बनाई, दैट इज फीडबैक सिस्टम, फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क क्या होता है पहले इसे देखिए। इस डायग्राम को देखिए, ये है एक एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एक तरफ इनपुट होता है और एक तरफ आउटपुट। ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। अब इनपुट की जो वोल्टेज है, इसमें आप एक बड़ी विचित्र चीज देखेंगे कि ये जो इनपुट की वोल्टेज है ये हम कहां से लाते हैं? ये इससे जुड़ा है और ये वाला इससे जुड़ा है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कहां जाती है? इनपुट में। अच्छा, एम्पलीफायर क्या करता है? वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है। हमने यहां से 1 वोल्ट दिया, अगर हमने यहां से 1 वोल्ट दिया और इसने उसको 5 टाइम्स कर दिया तो यहां कितनी वोल्टेज आ जाएगी? 5 वोल्ट आ जाएगी। अब वो 5 वोल्ट यहां पर आई तो वो यहां पहुंच गई, यहां पहुंच के यहां कितनी वोल्टेज हो गई? 5। अब वो 5 को एम्पलीफायर ने क्या कर दिया? 25 यहां पहुंच गई। तो 25 यहां पहुंच गई तो वो कितनी हो जाएगी? 125। फिर वो 125 यहां पहुंच गई तो वो 5 टाइम्स 625 हो जाती है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसकी वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। ये यहां से ये वोल्टेज ऐसा बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच जाएगी। ये वोल्टेज का बढ़ना आउटपुट में, राइट? ऐसा उस समय करंट का क्या होगा? बढ़ेगा। इसी चीज को हम लोग करंट के बारे में भी सोच सकते हैं कि यहाँ जब करंट जा रही है 1 एम्पियर, इसने इसको कर दिया 2 तो यहाँ 2 पहुंचे। जब यहाँ 2 पहुंचेगी तो ये इसको क्या कर देगा? 4। फिर यहाँ 4 पहुंची तो 8, फिर वो 8 यहाँ आ गई तो 16। इस तरह से थोड़ी देर में ये करंट 16 ऐसा 64 फिर 130 इस तरह से चलती चली जाएगी। ऐसा होते 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 करंट कितनी पहुंचेगी? क्या आप सोच सकते हैं कितनी पहुंचेगी? या क्या आप ये आंसर देना चाहेंगे कि करंट इंफिनिटी पहुंच जाएगी? नहीं, क्यों? लिमिट है। उस लिमिट को क्या कहते हैं? उस लिमिट को आप लोग पढ़ चुके, सैचुरेशन करंट। करंट बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? सैचुरेशन। और ये हमने रखा सैचुरेशन। तो ये करंट बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? सैचुरेशन। और बढ़ पाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, यानी ये सैचुरेशन तक गई। अब उसके बाद सैचुरेशन में अगर करंट बढ़नी बंद हो गई, अब करंट डाउन होने का सुनिए। ये यहां की करंट 1 एम्पियर कम हो गई, 1 एम्पियर डाउन। तो इधर कितनी डाउन हो जाएगी? 2 डाउन, क्योंकि एम्पलीफायर है। -1 का -2, फिर ये -2 इधर आ गया, -4 इधर आ गया,
ऐसे होते 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 माइनस होते होते कहां तक जाएगी बताइए? दैट इज नो सैचुरेशन नहीं, कट ऑफ। कट ऑफ मतलब करंट उस समय क्या होती है? जीरो। ये उस समय इस पोर्शन में जब वोल्टेज इतनी है तो करंट कैसी हो जाएगी? जीरो। तो अगर हम करंट के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये करंट कम से कम डाउन होते होते कितनी हो जाएगी? जीरो। और जीरो करंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, लेट अस से दिस इज द पोटेंशियल एट 0 वोल्ट। या तो ये है, एक लिमिट आ जाएगी उसकी पोटेंशियल की या करंट की। उसके बाद फिर से हम करंट बढ़ाना शुरू करते हैं, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? +1 +2 +3। फिर से वो कहां तक जाएगी? सैचुरेशन तक जाएगी। यहां बीच में नहीं रुकेगी, सैचुरेशन तक चली गई, ये सैचुरेशन तक। उसके बाद कम होनी शुरू हुई, कम होती जाएगी, कब तक? कट ऑफ तक। तो ये कट ऑफ आ गया। फिर बढ़ेगी सैचुरेशन, फिर बढ़े, कम होगी, कट ऑफ। हर बार उसको कहां तक जाना है? हाईएस्ट सैचुरेशन और लोएस्ट कट ऑफ। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर बार यहां तक गई, दूसरी बार यहां, तीसरी बार कम, चौथी बार कम, पांचवी बार और कम। और इसमें क्या हो रहा है? हर बार एक लिमिट तक जाती है और ट्रांजिस्टर लगाने से हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? सैचुरेशन। और फिर जब कम करेंगे तो कम होते 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 कट ऑफ। उसके बिना उसका कम होना नहीं रुकेगा, कट ऑफ के बिना। और सैचुरेशन के बिना उसका ज्यादा होना नहीं रुकेगा। इसलिए दोनों लिमिट कैसी हो गई? फिक्स, उसी वैल्यू पे जाएगा। और अब जो हमको ऑसिलेशन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? ऐसे ऑसिलेशन मिलेंगे जो हमारा टारगेट था कि हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए। इस तरह से ये हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देगा। कौन सी डिवाइस है ये? फीडबैक डिवाइस। और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस। पॉजिटिव मतलब कि ये इसको एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो इसका कुछ प्रिंसिपल समझ में आया थोड़ा सा। अब देखिए उसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली ये हमने एक ट्रांजिस्टर लिया, इसको एज ए एम्पलीफायर हमने सर्किट इसका ड्रॉ करना है। इसका ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पहचानिए? एनपीएन, करेक्ट। ये आउटपुट बनेगा कलेक्टर और एमिटर के बीच में। यहां पर जहां पर इसका आउटपुट बनता है, जहां पर ये इसका आउटपुट बनता है, वहां पर हम क्या करते हैं? एक ऑसिलेटर सर्किट लगा देते हैं। क्योंकि ऑसिलेटर सर्किट तो क्या होता है? ऑसिलेटर सर्किट इज ए एल इन पैरेलल विद सी। ये ऑसिलेटर सर्किट होता है। ये तो हमें चाहिए ही। तो ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट में देखिए हमने यहां पर ये लगाया और ये क्या लग गया? एक इंडक्टर। और इस इंडक्टर के पैरेलल में ये एक कैपेसिटर जोड़ दिया। देखिए ये क्या लग गया आउटपुट में ना? ये एलसी ऑसिलेटर, ठीक है। एलसी ऑसिलेटर इसके आउटपुट में इस तरह से लगा दिया। अब ठीक है, यहां लगा हुआ है एलसी ऑसिलेटर, इससे हमको आउटपुट लेना है, इससे हम आउटपुट लेंगे। अच्छा, अब इसी का सिग्नल हमको कहां लाना है? इनपुट में लाना है। और इनपुट किस किस के बीच में है? इन दोनों के बीच में है। अब देखिए उसको लाने का तरीका, और हमको आउटपुट भी इसी से ही लेना है। इसी से आउटपुट भी लेना है, इसी को इधर भी लाना है। दोनों काम उसी से करने हैं। तो उसको करने का तरीका यह है कि हम एक म्यूचुअल इंडक्शन का मेथड यूज करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन हम किसमें यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर में। इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है? एक कोर होनी चाहिए और दो कॉइल होनी चाहिए। एक कॉइल को बना देंगे प्राइमरी और उसके ऊपर दूसरी कॉइल लपेटी है उसको बना देंगे सेकेंडरी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाए। इस सॉफ्ट आयरन कोर में हमने इसको लपेट दिया, ऐसा लपेटा।
ठीक है। और इसके जो दोनों एंड्स है उसको ऐसा ला के वहां पर एक कैपेसिटर को लगा दिया, ये तो ये क्या बन गया, एलसी ऑसिलेटर। फिर हमने क्या किया, इसी पर एक और कॉइल लपेटी, दूसरी, उस दूसरी कॉइल को यहां से वो दूसरी कॉइल हमने लपेटी और उसके दोनों सिरे ऐसे ऊपर ले आए, इसके दोनों सिरे हम यहां से लिए, ये इसके दोनों एंड्स हैं, देखिए इसी पर है ये। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर एक तीसरी कॉइल लपेटी, तो जो फ्लक्स बनेगा, पहली अगर कॉइल ने फ्लक्स बनाया तो वो किसके बीच में है, दूसरी के बीच में और तीसरी के बीच में भी है, तो वो फ्लक्स सेकंड के साथ भी लिंक होगा तो थर्ड के साथ भी लिंक होगा, तो तीसरी कॉइल हमने यहां पर ऐसी बना दी, ये इंडिकेशन है। और यहां से हमने क्या ले लिया, आउटपुट, ये आउटपुट। अच्छा अब देखिए ये डायग्राम ऐसा बन रहा है, पर एक्चुअली क्या है, एक कोर के ऊपर एक, उसी के ऊपर दूसरी, उसी के ऊपर तीसरी, ये हमने सर्किट के लिए ऐसा अलग बना है। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, ठीक है। ऐसा भी बना सकते हैं और इसको आप चाहे तो यहां भी बना सकते हैं अलग से। अच्छा अब यहां से फीडबैक को इधर जाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में इसका जब कनेक्शन बनाते हैं तो इसको जो हमने फीडबैक देना है, इसका सेल कौन सा बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस के लिए यहां हम क्या लगाएंगे, माइनस, और इधर क्या होगा, प्लस। अच्छा यहां पर हम इसके बीच में माइक्रोफोन लगाते थे एम्पलीफायर में, तो वो माइक्रोफोन क्या देता है, माइक्रोफोन इसको सिग्नल देता था, वो क्या होता था, इनपुट। अब देखिए इसको जो इनपुट देना है, इसके लिए हमने इसको ऐसा लिया, ये हाँ जी। अब इसको इनपुट कहां से मिलेगा, माइक्रोफोन की जगह अब ये इनपुट किससे मिलेगा, वो कॉइल से, ठीक है, ये कॉइल। इस कॉइल को इनपुट कहां से मिलेगा, कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज कहां से आती है, ये वाली कॉइल से, ठीक है। और ये किधर लगी हुई है, आउटपुट। तो आउटपुट में जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस को कौन फील कर रहा है, ये वाली कॉइल, और ये कॉइल वो चेंजेस को किसको दे रही है, इनपुट को। तो यहां पर जो चेंजेस होते थे आउटपुट के, कहां भेज रहे थे हम, इनपुट। ये तरीका बन गया। तो ये वाला जो हमारा सिस्टम बना, दिस, ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक, जैसे यहां पर वोल्टेज का ऐसा चेंज हुआ तो इसमें भी चेंज होगा, क्योंकि एक ही कॉइल में दोनों लिपटे हुए, और वो चेंज कहां पहुंच जाएगा, इनपुट पे पहुंच जाएगा। जब वो चेंज इनपुट में पहुंचेगा तो ट्रांजिस्टर उसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, बड़ा करके यहां पहुंचा देगा। तो जो यहां पर डेल्टा आई हो रहा है, यहां पहुंचेगा तो एम्पलीफाइड हो जाएगा, बड़ा डेल्टा आई हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये इनपुट में है, आउटपुट उसको और बड़ा कर देगा। इस तरह से आउटपुट उसके करंट को बढ़ाता चला जाएगा, लेकिन आउटपुट तो रिवर्स बायस में है, इसकी करंट की एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। तो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा वो, सैचुरेशन। अब अगर वो सैचुरेशन में पहुंच गया तो सैचुरेशन का ग्राफ हमको मालूम है, बढ़ते 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 ये सैचुरेशन। अगर ये सैचुरेशन करंट ऐसी आ गई तो ये और ये और ये, इनमें वैल्यू में कोई अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा, एक समान करंट है। जब करंट एक समान हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो भी कैसा हो जाएगा, एक समान। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी एक समान हो गया तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d phi
कितना हो गया 0। तो d∅dt भी कितना हो गया 0। तो I E/R ये भी कितना हो गया 0। तो जैसे ही सैचुरेशन पे करंट पहुंचेगी, करंट का बदलना, करंट का बढ़ना क्या हो जाएगा बंद, और करंट क्या हो जाएगी 0। तो जो करंट यहां पर पहले 1 एम्पियर थी उसने 2 किया, फिर इस 2 ने उसको 4 किया, 4 ने उसको 8 किया, 8 ने उसको 16 किया, उसके बाद 16 से ज्यादा वो नहीं जाती। तो अब यहां से 16 आई, इसने फिर 16 किया, फिर 16 आई, इसने फिर 16 किया, तो यहां पर चेंज होने बंद हो गए। तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया, इसको सिग्नल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि सिग्नल किससे मिलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। अगर इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये जो 16 एम्पियर तक पहुंची है, ये इसको सपोर्ट करने वाला कोई ईएमएफ नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बंद हो गया। तो वो 16 एम्पियर गिर के फिर से 0 जाना चाहती है, तो 16 से वो 15 हो गई। अगर वो 16 से 15 हुई है तो क्या हुई है? -1। 16 से उसका टारगेट अब कहां जाना है? 0, क्योंकि ईएमएफ आना बंद हो गया। तो 0 जाने के लिए पहले वो 16 से कहां आएगी? 15, यानी -1। जैसे ही यहां पे -1 होती है, इधर पे जो 16 जा रही थी, 16 15 हो गई, -1, तो इससे इधर कितनी आ जाएगी? वो -2। अगर ये -1 हुआ तो -2। फिर ये अगर -2 होता है तो इसमें फ्लक्स उल्टी तरफ बना, यानी फ्लक्स में चेंज आया, पर डायरेक्शन कैसी हो गई? उल्टी हो गई। तो ये अगर -2 बनता है तो इसमें उल्टी डायरेक्शन में ईएमएफ बनेगा, वो इसकी करंट को उल्टी डायरेक्शन में बढ़ा देगा, -2 की जगह -4 कम कर देगा। जब ये इसको -4 कम करेगा तो ये इसको ट्रांजिस्टर -8 कर देगा। फिर ये -8 यहां इसने सेंस किया, यहां लाया, फिर इसने क्या कर दिया? -16, 0 हो गया। लेकिन उसका माइनस होने का चलता ही रहा, ऐसा चलते चलते 0 से वो फिर कहां तक पहुंच जाएगी? -16 तक। अब वोल्टेज इसकी कम होते जा रही है। क्यों? करंट बढ़ती है। जैसे जैसे करंट बढ़ती है, हमने देखा है वोल्टेज आउटपुट क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वोल्टेज आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? VCC माइनस ICRC। ये अगर ये IC बढ़ते जा रही है, -16 हो गई बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो ये जो वोल्टेज आउटपुट है ये क्या हो गई? कट ऑफ। कट ऑफ होने से क्या हो जाएगा? ये कट ऑफ स्टेज है, ये कट ऑफ स्टेज पे पहुंच गया। कट ऑफ स्टेज पे पहुंच गया, करंट कैसी हो जाएगी? 0। तो फिर से देखिए इसी चीज को, जब ये इसकी करंट फिर से शुरू करते हैं। इसकी करंट थी, यहां से हमने स्विच ऑन किया, कहीं से स्विच ऑन किया, इसमें थोड़ी सी करंट बढ़ी। जब ये ऑफ था तो यहां पर ऑफ था, इस ऑफ को हमने ऑन किया। जैसे ही ऑन किया, इस सर्किट में करंट बढ़ेगी, ठीक है, इस बैटरी के कारण। वो करंट बढ़ के हुई 0 to 1। अगर ये 0 to 1 हुई तो इसमें भी चेंजेस आएंगे, इसमें भी चेंजेस आ गए 0 to 1। वो 0 to 1 इसको फीड हो गए इनपुट में, और उस 1 ने क्या बना दिया? 2, या जो भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उतना बढ़ा दिया 2। जब इसके चेंजेस 2 हो गए तो इसने यहां पर वोल्टेज भी कैसा बनाया? 2, करंट भी कैसी बनी? 2, और ये 2 करंट का चेंज यहां फिर से इनपुट में आ गया। इसने उसको एम्पलीफाई करके चेंज को बड़ा कर दिया। कितना कर दिया? 4। ऐसा करते करते कहां तक पहुंच गया? मान लो 16, एंड लेट अस सपोज कि 16 ही इसका सैचुरेशन करंट है। वो सैचुरेशन करंट आ गई, उसके बाद जब 16 आई तो इसने कुछ नहीं किया, 16 ही रखा। अगली बार 16 आई, 16 ही रखा। जब इसने चेंजेस बंद कर दिए तो यहां से इसको सपोर्टिंग वोल्टेज मिलनी बंद हो गई। अगर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो करंट वापस 16 से कहां जाएगी? 0।
ठीक है, तो ये वापस जाने के लिए माइनस होनी शुरू होती है। माइनस होनी शुरू होती है तो ये जब माइनस होगी तो ये फिर उसको एम्पलीफाई करेगा, तो इधर -1 होगा तो ये -2 कर देगा, फिर ये -2 आएगी तो ये -4 कर देगा। ऐसा करते करते कहां तक ले जाएगा, उसको 16 माइनस करेगा। तो +16 में अगर -16 हो गया तो वो कहां पहुंच गई, यस 0 पे आ गई। 0 करंट, और 0 करंट ट्रांजिस्टर को किस स्टेज में ले आती है, कट ऑफ स्टेज में ले आती है, और ट्रांजिस्टर कहां चला गया, कट ऑफ स्टेज। फिर से इसको हमने जोड़ा हुआ तो ये फिर से करंट भेजता है, ये फिर से इसको करंट भेजता है, फिर से ये चलनी शुरू होती है, दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है। कहां तक पहुंचेगा, सैचुरेशन, और उसके बाद सैचुरेशन में जब रुक जाएगा तो कम होना शुरू होगा। कम होते होते कहां तक आएगा, कट ऑफ, और कट ऑफ में फिर इधर से इधर करंट जानी बंद, करंट जानी बंद हो जाएगी। फिर चालू कहां से होगा, ये बैटरी से, ये बैटरी तो जुड़ी हुई है, ये बैटरी फिर उसको करंट देती है, क्योंकि अभी उसका पोटेंशियल क्या हो गया है, 0 में ये फिर बैटरी का पोटेंशियल काम करता है और उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर ये उसको बढ़ाता है, फिर उससे इनपुट बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 सैचुरेटेड में जाके रुका, रुक के फिर कम होते 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 फिर कहां तक आ गया, कट ऑफ। और जरूरी नहीं है कि कट ऑफ 0 हो, कुछ वैल्यू भी हो सकती है। तो इस तरह से कट ऑफ स्टेज आ जाएगी, ट्रांजिस्टर फिर कट जाएगा। लेकिन ऐसे हर साइकिल में हम ये देख रहे हैं कि करंट कहां तक पहुंचती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचती है, विच इज सैचुरेशन वैल्यू, उसके पहले खत्म नहीं होती। तो अगर करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाती है, उसके पहले खत्म नहीं होती, तो हमारा ऑसिलेशन कैसा हुआ, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इस तरह से हमारे ये नीचे की जो वैल्यू है ये भी कैसी आएगी, हाँ अनडैम्प्ड, क्योंकि नीचे की वोल्टेज कितनी है, कट ऑफ। तो अब ये ऑसिलेशन किसके बीच में होते हैं, बिटवीन सैचुरेशन वैल्यू एंड कट ऑफ। सैचुरेशन के पहले वो बढ़ना छोड़ेगा नहीं, और कट ऑफ के पहले वो कटेगा नहीं, इसलिए ऐसा बराबर चलते जाता है। ठीक है, तो अब जो इसमें चार्जेस इधर जाते हैं इधर जाते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है, तो क्या अब एनर्जी वेस्ट नहीं होगी जो ये एनर्जी वेस्ट हो रही थी? तो आंसर है एनर्जी वेस्ट होती है, पर हमारे पास एनर्जी देने का सोर्स भी है। एनर्जी देने का सोर्स कौन है, बैटरी लगी हुई, समझ में आया? तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब आप लोग इसको लिखना पसंद करेंगे? ठीक है, अगर ये एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको नोट करिए, मैं आपको डिटेल करा देता हूँ, और पहले सारे डायग्राम्स बना लीजिए, फिर बताइए, फिर मैं लिखवा देता हूँ प्रोसेस को। 8-10 लाइन में प्रोसेस लिख सकते हैं। इसको डायग्राम बनाते समय ध्यान रखिएगा, इसको इंडक्टिव कपलिंग कहते हैं, क्योंकि इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, कपलिंग मतलब आपस में जुड़े होना। तो दिस डिवाइस इज नोन एज इंडक्टिव कपलिंग। हाँ जी, ये डायग्राम बन गया आप सबका। इसको IC ले लेंगे और ये वाली IB ले लेंगे। ये टर्मिनल सेट नंबर 1, टर्मिनल सेट नंबर 2, ठीक है। और ये आउटपुट के लिए इसको भी हम ले सकते हैं टर्मिनल सेट नंबर 2 डैश, T3 भी ले सकते हैं, दैट्स ओके। An LC oscillator is fitted. An LC oscillator is fitted in the collector side with a switch S, with a switch S, यहां पे स्विच में S, ओके। The inductor T2 has
mutual inductance with two other coils T1 and T2. T1 and T2 dash, out of which T1 is used as feedback device, and it is connected with base. It is connected with base emitter. Circuit. That is input circuit. Okay. Full stop. When switch S is made on, the current in collector circuit increase. This change in current induce a changing current in the coil T1. This change in current induce changing current in coil T1. इसका मतलब इसको स्विच ऑन करने से हमने यहाँ चेंज किया, इसने किसको इंड्यूस कर दिया? T1. ठीक है? Therefore this change reach the input as delta IB. ठीक है? क्योंकि ये किसके साथ लगा हुआ है? बेस के साथ लगा है. Due to transistor amplification, the current IC changes as amplified. यानी डेल्टा IB छोटा है तो डेल्टा IC कैसा होगा? Amplified. Okay. फिर next, this amplified changes are again fed back, again experienced by T1 is again experienced by T1 and given to base as delta IB. The same process is repeated. And alternately delta IB and delta IC go on increasing till delta IC reach saturation value.
till delta IC reach saturation value. Full stop. Now it does not change any further. Now it does not change any further. Full stop. Next para change करिए. Since there is no change of magnetic flux, since there is no change of magnetic flux, T1 does not get any induced EMF or current. Any induced EMF or current. Therefore, the input current start returning to zero, and therefore reduce gradually. Full stop. The reduction in IB. Reduction in IB is again amplified, and IC decrease further. IC decrease further or IC decrease more. ठीक है? Now these changes of amplified changes are sensed by T1, and a feedback is given to input circuit. Okay. This negative change is once again amplified and make the decrease or negative current more. Makes the decrease or negative current more in IC. In this way, the change in opposite direction go on increasing till the transistor reach cutoff stage. The transistor reaches cutoff stage. Full stop. Third para. Once again, through switch S, the battery supply current, and the second cycle start. Again, change paragraph. In this way, in every cycle,
in every cycle. The current reaches maximum. The current reaches maximum as saturation current and minimum value in reverse direction till transistor is in cutoff stage. Since these two values, reverse direction. reverse direction. Reverse direction means negative. Transistor is in cutoff stage. Till transistor is in cutoff stage. Therefore, since these two are fixed values, for a transistor, the oscillations always have fixed amplitude. The oscillations always have fixed amplitude and there is no damping. Full stop. In this way, this amplifier and oscillator gives undamped oscillations. ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। और एक चीज देखिए, यहां पर जो हमने ये डिस्क्रिप्शन आपने पूरा लिख लिया, ये यहां पर लगाया है और ये कौन सा साइड है? कलेक्टर साइड। हम चाहें तो यहां पर इसको न लगा के इस साइड में भी लगा सकते हैं, ये और इधर से फीडबैक बना के वहां ले जाएंगे। ये भी किया जा सकता है, ये भी ऑसिलेटर सर्किट बन जाएगा। तो ये जो ऑसिलेटर सर्किट होता है, दिस इज कलेक्टर ट्यून्ड। इसका नाम क्या है? कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट, क्योंकि इसमें ये ट्यूनिंग सर्किट हमने कहां लगाया है? कलेक्टर साइड में। तो ये हो जाएगा कलेक्टर ट्यून्ड। और अगर इधर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस ट्यून्ड। So there may be collector tuned oscillator circuit, there may be base tuned oscillator circuit, depending that on which arm we have fitted the inductor, on which arm we have fitted the LC circuit. ठीक है, दोनों तरफ से ये लग सकता है। अच्छा, तो ये है LC सर्किट के बारे में। मार्केट में ऐसे रेडीमेड LC सर्किट बहुत सारे मिलते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने का काम करते हैं। हमारे सबके मोबाइल में एक एक LC सर्किट लगा हुआ है, ऐसा ही एग्जैक्टली। तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अब इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए हमको एम्पलीफायर सर्किट की जरूरत नहीं है। उसकी फ्रीक्वेंसी तो हम इस सर्किट से ही जानते हैं। यस, कितनी होती है? 1/2 पाई रूट LC। So frequency of this LC is 1/2 pi root LC। इसको एम्पलीफायर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन सिर्फ L और C से है, राइट? ये हो गया। और आपकी बुक में 2-3 नाम दिए हैं, वो नाम आप जरा याद कर लेंगे, जैसे कॉलपिट्स ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर एंड RC ऑसिलेटर। ये अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है जो मार्केट में अवेलेबल है।
जिसको लेके हम लोग यूज कर सकते हैं। उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से करते हैं काम, वो हम लोगों के अभी स्कोप में नहीं। अभी हमारे स्कोप में इसका बेसिक समझना है कि किस तरह से अनडेड को हम अनडेड बनाते हैं और उसके लिए किस तरह से हम उसे यूज करेंगे और यहाँ पर फीडबैक सिस्टम कैसे बनता है। फीडबैक सिस्टम से ये किस तरह से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा सैचुरेशन और नीचे कट ऑफ वैल्यू तक जाएगा। तो ये हमारा है ऑसिलेटर एंड ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ऑसिलेटर।